हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नर्सिंग फाउंडेशन की जो हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करी थी, जो आपका कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन था, तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कंटिन्यूएशन में हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा रेस्ट एंड स्लीप। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो रेस्ट एंड स्लीप को हम कॉमनली आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी बॉडी को आराम देते हो। ठीक है, वो रेस्ट का भी मीनिंग सेम है एंड स्लीप का भी। डिफरेंस बस इतना है कि स्लीप में आप प्रॉपर एक कह सकते हो एक पैटर्न होता है जिसमें आप बॉडी को आराम देते हो। रेस्ट में आप होता है कि जरूरी नहीं कि आप सो ही, ठीक है, आपको नींद ही आए। रेस्ट मीन्स आप कहीं आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर प्रॉपरली आप रिलैक्स कर सको, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो आपका मेन जो हमारा जो पॉइंट है वो है स्लीप, उसके बारे में। तो स्लीप के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे स्लीप की डेफिनेशन। तो स्लीप की डेफिनेशन जैसे यहाँ पे दिख रही है हमें, स्लीप कैन बी डिफाइंड एज ए नॉर्मल स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्लीप एक नॉर्मल स्टेट है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हमारा कॉन्शियस लेवल ऑल्टर होता है। ऑल्टर मतलब जहां पे लाइक आप कह सकते हो जैसे आप कॉन्शियस हो, आप एक्टिव हो, ठीक है, आप सो नहीं रहे हो, आपको पता है, आप अवेयर हो अपने सराउंडिंग से, आपको कहाँ पर हो आप, ठीक है, किस प्लेस पर हो, किस समय पर हो, क्या समय हो रहा है, लाइक सुबह शाम, इन सब चीजों का आपको ज्ञान है। आप किसके साथ हो, पर्सन आप पहचान रहे हो। ठीक है, मीन्स आपका जो ओरिएंटेशन है, जो आपका कॉन्शियसनेस लेवल है, वो काफी अच्छा है। बट स्लीप में ये चीजें क्या होती हैं, ऑल्टर होती हैं। लाइक आप कह सकते हो ना, पहचान नहीं सकते आप आप एक ऐसे स्टेट में होते हो जिसमें आपका कॉन्शियसनेस लेवल क्या होता है, या ओरिएंटेशन लेवल आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस बोला गया है। तो स्लीप क्या है, एक नॉर्मल स्टेट है जिसमें आपका कॉन्शियसनेस लेवल ऑल्टर होता है। ड्यूरिंग विच बॉडी रेस्ट, क्या होता है जब वो ऐसा फेज आता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी रेस्ट करती है, मतलब रिलैक्स करती है। देन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, हमें दूसरा फैक्टर क्या देखने को मिल रहा है कि रिस्पॉन्स जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप जब आप कॉन्शियस लेवल पर होते, आपका अच्छा होता है, ठीक है, आप ओरिएंटेड होते हो, आप एक्टिव फेज में हो, तो आपका अगर कोई भी स्टिमुलाई से कांटेक्ट होगा तो आप तुरंत रिफ्लेक्स आपका आएगा, आपका तुरंत रिस्पांस आएगा। लाइक अगर आप बैठे हुए हो, अचानक से अगर आपको किसी ने टच भी किया तो आपको पता चलेगा, आप उसके प्रति रिस्पांस करेंगे। लेकिन स्लीप में क्या होता है, वहां पे जो रिस्पांस करने का जो भी आप कह सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन था, वो कहीं ना कहीं धीरे से मीन्स कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या है, अभी ऑल्टर है। तो क्या है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड रिस्पांस, उसका लेवल कम हो जाएगा टू एनवायरनमेंट एंड पर्सन कैन बी अराउज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें तीसरा फैक्टर चीज हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें पहला दिखा मिला है कि रिस्पांस जो है एनवायरनमेंट के प्रति वो कम हो जाता है, और दूसरा है कि पर्सन को हम जगा सकते हैं किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी आप उनको टच करके उठा सकते हैं, आप उनको आवाज दे सकते हैं, ठीक है, आप अदर जो आपका जो फैक्टर है, आप जिस हिसाब से उनको जगाना चाहें आप जगा सकते हैं। तो मतलब क्या है कि स्लीप एक ऐसा स्टेट है जिसमें कॉन्शियसनेस लेवल ऑल्टर होता है, लेकिन ये नॉर्मल स्टेट है, और जिसमें बॉडी रेस्ट करती है, आपका रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आप पर्सन को वापस से कॉन्शियसनेस में ला सकते हो। सो दैट इज स्लीप। अब स्लीप की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। लाइक हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, अलग अलग एज ग्रुप के एस्पेक्ट में स्लीप का जो भी पैटर्न है, क्या कह सकते हो, जितनी नींद हमें चाहिए वो अलग है। तो उसके बारे में बात करते हैं, मतलब कितने एज ग्रुप को कितनी नींद चाहिए होती है, बॉडी को रेस्ट करने के लिए एज के हिसाब से कितनी नींद चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नियोनेट। ठीक है, नियोनेट जैसे आप जानते हैं, तो नियोनेट में आपका जो नवजात शिशु है उसको अप्रोक्स 14 to 17 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही चाहिए। मतलब 14 से 17 घंटे की नींद उसको चाहिए ताकि उसकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप कर सके, उसका ग्रोथ अच्छे से हो। देन आपका इन्फेंट अप टू 12 मंथ, जो आपके 12 महीने मतलब 1 साल तक के बच्चे हैं, उनको 12 से 15 घंटे की नींद चाहिए। देन टॉडलर्स आपके आगे जो आपके अप टू 3 इयर्स वाले हैं, उनका चाहिए 11 से 14 घंटे की नींद। देन प्री स्कूल चिल्ड्रन जो आपके 6 साल तक के होते हैं, अप टू 6 इयर्स, उनको 10 से 13 घंटे की नींद मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। देन स्कूल एज चिल्ड्रन की बात करते हैं, जो आपके 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको 11 घंटे की नींद तो मिनिमम चाहिए। देन एडोलेसेंट की बात करते हैं, जो आपके 18 इयर्स तक के होते हैं, उनका होता है 8 to 10 आवर्स।
ठीक है। अडल्ट में जैसे आप कॉमनली आप सुनते रहते हो कि 8 घंटे मिनिमम सोना ही चाहिए, तो अडल्ट में वेरिएशन है आपका 7 to 9 आवर्स का, ठीक है। देन ओल्ड एज पीपल में आपका 6 to 8 आवर्स का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें उनको मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स तक की स्लीप नीड है बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ स्लीप, मतलब आप कह सकते हो स्लीप के क्या फंक्शंस हैं या क्या ऐसे पर्पस हैं जिसकी वजह लाइक हमें सोना चाहिए, हमें नीड है नींद की। आखिर हमें नींद चाहिए क्यों? तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा ना, बॉडी अगर फंक्शनिंग बॉडी की फंक्शनिंग के लिए आप सोते हैं कि हाँ बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है कि सोने से हमें ये फायदे हो रहे हैं, उसके ये फंक्शंस हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है रेस्टोरेटिव फंक्शन। रेस्टोरेटिव फंक्शन का मतलब है यहाँ पर कि रिपेयरमेंट, बॉडी के अंदर जितनी भी रिपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट है, लाइक कह सकते हो आपके अगर सेलुलर जो भी आपके लेवल पर है, ठीक है, सेलुलर एंड टिश्यू लेवल पर जो भी रिपेयरमेंट होनी चाहिए, जो बॉडी ऑटोमेटिक खुद से करती रहती है, लाइक अगर आपको चोट भी लगी है, नॉर्मली अगर आपको वुंड है, कोई इंजरी हुई है, तो उसको रिपेयर होने के लिए बॉडी को क्या एक रेस्ट फेज चाहिए होता है। जब वो रेस्टिंग फेज पे जाती है बॉडी, तो बॉडी अपना रिपेयरमेंट शुरू करती है और वो रेस्टोरिंग जो फंक्शन होता है वो काफी तेजी से बढ़ता है। इसीलिए नींद हमें क्यों चाहिए होती है? ताकि हमारा जो रेस्टोरिंग फंक्शन है, मतलब जो रिपेयरमेंट फंक्शन है सेलुलर एंड टिश्यू लेवल पर, वो काफी अच्छे से हो। देन आपका आता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब बॉडी में एनर्जी को कंजर्व करने, या आप कह सकते हो रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है ना। लाइक आप दिन भर से काम कर रहे हो, आप बहुत थके हुए हो, लेकिन आप बॉडी को एनर्जी वापस से गेन करने के लिए खाना तो खा रही है। लाइक अगर आप आ रहे हो, थक रहे हो, ठीक है, आपने सारा काम कर लिया ना, अब आप फूड ले रहे हो, ठीक है, आप एनर्जी के लिए तो फूड लेते हैं ना, तो अब एनर्जी के लिए फूड तो ले लिया, लेकिन अब उस फूड से एनर्जी बनेगी कैसे? अगर आप बॉडी को कंटिन्यूअसली वर्क करने, आप लाइक फंक्शनिंग में रखते हो, तो बॉडी को वो टाइम नहीं मिलेगा कि बॉडी उस एनर्जी को कंजर्व करके रखे। क्योंकि अगर आप वर्किंग फेज में रहोगे तो बॉडी एनर्जी तो बनाएगी, लेकिन वो एनर्जी यूज होती रहेगी, बॉडी में कंजर्व नहीं रहेगी, तो इसीलिए आप हमेशा थकान महसूस करोगे। तो एनर्जी लाने के लिए, एक्टिवनेस लाने के लिए बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि जो एनर्जी हम कह सकते हो आप कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिस्टोर हो, तो बॉडी एक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यून फंक्शन रेगुलेशन। इम्यून फंक्शन रेगुलेशन की बात इसलिए की जाती है यहाँ पर कि जो हमारा इम्यूनिटी बेसिस, जो इम्यून सिस्टम है, उसमें जो भी चीजें हैं, लाइक अगर आपका एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है, आपके एंटीजेंस बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको क्या कहते हैं ना, एक फंक्शनिंग के लिए एक रेस्टिंग बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आप बॉडी को आराम दोगे तो वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, वो जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपके इम्यून सेल्स जो भी होंगे, जितने भी हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो उनकी फंक्शनिंग अच्छे से होती है, वो स्ट्रेंथन होते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑटोजेनेटिक हिपोथेसिस, ब्रेन मैच्योरेशन आप कह सकते हो इसको। ऑटोजेनिक हिपोथेसिस में क्या है कि ये जो डेवलपिंग फेज होता है ना एक पर्सन का, आप नॉर्मली आप कह सकते हो अप टू एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट तक मेजरली जो डेवलपिंग फेज आप जानते हो, ठीक है, आपका अडल्ट एडोलेसेंट तक, वहां पे ब्रेन का मैच्योरेशन चलता रहता है। तो ब्रेन का मैच्योरेशन वो बॉडी को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए नियोनेट्स में जैसे आप देखते हैं ना कि डेवलपमेंट फेज सबसे ज्यादा आपका नियोनेट से ही शुरू है, तो नियोनेट से फिर बॉडी धीरे धीरे डेवलप करती है, देन वो ग्रोथ होता है, तो वहां पे यहाँ पे ही काम करना शुरू कर देता है आपका ऑटोजेनिक हिपोथेसिस, ठीक है। तो बॉडी को रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को प्रॉपर स्लीप की रिक्वायरमेंट है, तभी वो जो ब्रेन है आपका वो प्रॉपरली ग्रो करेगा, प्रॉपरली डेवलप होगा, तब उसकी फंक्शनिंग और अच्छी होगी। देन नेक्स्ट इज मेमोरी कंसोलिडेशन। मेमोरी कंसोलिडेशन इज आपका मेमोरी से रिलेटेड है, मतलब अगर आप अच्छे से स्लीप आपकी है, आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो, तो जो आपका मेमोरी कंजर्वेशन है, मीन्स जो आप कह सकते हो मेमोरी स्टोरिंग पावर है, आप कोई अगर कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, कुछ भी आप जो अपनी सराउंडिंग से गेन कर रहे हो, तो उसको मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन की जरूरत है, मतलब आपकी बॉडी को नीड है स्लीप की। अगर स्लीप आपकी अच्छी होगी तो आपकी मेमोरी भी काफी अच्छी होगी। देन नेक्स्ट इज मेंटेन स्लीप वेक साइकिल एंड सर्काडियन रिदम। तो इसमें क्या है बताया गया है कि जो आपकी स्लीप मतलब सोने और जागने की एक साइकिल होती है ना, कि बॉडी
जैसे एग्जाम्पल तौर पे कुछ लोगों का फिक्स होता है ना कि वो शाम को 9 बजे सोते हैं, तो जैसे ही 9 बजे उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, फिर जैसे ही 6 बजे उनकी आंख खुल जाएगी, तो वो एक साइकिल बन चुका है उनका। ठीक है, वही आपको कंट्रोल करता है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम में ही ये चीजें कंट्रोल होती हैं कि आपकी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है वो उसी टाइम पर होंगी, वो चाहे आपकी स्लीप हो, मेटाबॉलिज्म हो, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो, वो सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड है। तो जब आप प्रॉपर स्लीप लोगे, एक कह सकते हैं एक अप्रोप्रिएट मैनर में, एक टाइम बेसिस पर, आपका टाइम पीरियड जो भी है स्लीप का, रेस्ट का, वो अप्रोप्रिएट है, तो आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो भी अच्छी होगी। एंड आपकी जो सर्काडियन रिदम है वो क्या होगी, वो भी अच्छे से रेगुलेट होगी और काफी अच्छे से फंक्शन करेगी। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग ऑफ मूड। स्टेबलाइजिंग ऑफ मूड मतलब कभी ऐसा हुआ है कि बहुत थके हैं, बहुत टायर्ड है, दिमाग में बहुत ज्यादा थोड़ा सा आप कह सकते हो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, काम को लेके, पढ़ाई को लेके, बहुत सारी चीजें, फिर आप एक थोड़ा सा नैप लेते हो, थोड़े टाइम का, 25 मिनट का, 30 मिनट का आपने एक नैप लिया, और देन जब आप उठते हो आप रिफ्रेश्ड फील करते हो, तो आपका मूड क्या हो गया है, स्टेबल हो गया। तो नींद वैसे ही काम करती है कि आपका जो भी मूड का फंक्शनिंग है, ठीक है, आपका मूड एंड बिहेवियर का फंक्शनिंग है, वो भी स्टेबलाइज करता है, मींस रेगुलेट करता है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आप कंफर्ट फील करोगे अपने में, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट आपने लिया, आपने स्लीप प्रॉपर ली है, तो बॉडी का जो भी कह सकते हो ना मूड एंड बिहेवियर पैटर्न है वो भी स्टेबलाइज होगा, मतलब और अच्छा होगा, एनहांस होगा। देन नेक्स्ट इज रिड्यूस फटीगनेस। फटीगनेस मींस आपका टायर्डनेस, आपके अंदर जो भी थकान होगी, आप सोओगे, जब आराम करोगे तो आपका जो भी थकान था, वो चीजें रिलेटेड है वो दूर होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे आपका, हमने बात करी, रेस्टोरेटिव होती है, आपकी एनर्जी है, तो ये चीजें एक साथ वर्क करती हैं, तो आपकी जो भी है प्रॉब्लम होगी ना, फटीगनेस की, टायर्डनेस की, आपके पास जो भी स्ट्रेस है या मूड अगर नहीं सही है, ये सारी चीजें आपका रिस्टोर करेगा, मीन्स ये कंफर्टेबल फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ हम बात करेंगे आपके जो भी स्लीप है उसके फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब स्लीप कैसे, मींस आप कह सकते हो कैसे वर्क करती है, आपको नींद आती कैसे है, या आपका जो प्रोसेस है नींद का वो कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी लाइक ऐसा होता है ना, स्लीप को कंट्रोलिंग सेंटर कौन है, तो वो होता है आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर सुप्राचियास्मिक न्यूक्लियस। आपके जो भी एंटीरियर, आपका जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है उसमें एक कह सकते हो एक प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये आपके स्लीप साइकिल, जो स्लीप वेक साइकिल हमने बात करी थी, आपके सोने जागने का साइकिल, सर्काडियन रिदम, ये उस चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है, आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। तो उसकी फंक्शनिंग ऐसे है कि जो स्लीप की फंक्शनिंग है वो ऐसे है कि ये रिसीव करता है इनपुट रेटिना से। आपका पहला स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, कि आपका जो भी रेटिना है, ठीक है, आपकी आंख का, तो रेटिना को जैसे आप लाइक आंख बंद करोगे तो आपका जो भी विजुअल था वो डार्कनेस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको विजुअल अब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रेटिना को एक सिग्नल जाता है डार्कनेस का या फिर लाइट का, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो लाइट का, और अगर बंद है तो डार्कनेस का। तो डार्कनेस का जब क्या बोलते हैं, आपका एक सिग्नल होता है कि रेटिना कैप्चर कर रहा है डार्कनेस को, तब रेटिना सिग्नल करता है आपके सुप्राचियास्मिक न्यूक्लियस को, और जैसे ही वो सिग्नल करता है कि डार्कनेस हो चुकी है, ठीक है, आपके न्यूक्लियस को जैसे इसने सिग्नल किया डार्कनेस हो गया है, देन सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन स्टार्ट करता है। क्या करता है, मेलाटोनिन स्टार्ट करता है। इसका प्रोडक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है आपका स्लीप इंड्यूस होता है, क्योंकि मेलाटोनिन क्या करता है, आपका स्लीप इंड्यूसर का काम करता है, मतलब नींद लाने का काम करता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन जैसे ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, आपकी नींद भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आपकी नींद स्टार्ट होती है, ये फिजियोलॉजी है। तो कैसे है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। इसका फंक्शन यही है कि आपके सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करे, आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करे, ठीक है। तो जैसे ही इसका फंक्शनिंग रेटिना से होता है, रेटिना को जैसे ही पता चलता है कि डार्कनेस हो गई है, मतलब आंखें बंद हो गई हैं, ठीक है, तो वो सिग्नल करता है सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को, और जैसे ही उस तक सिग्नल पहुंचता है वाया न्यूरोट्रांसमीटर, वहां से वो
आपका प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन स्टार्ट करता है, और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन आपका स्लीप इंड्यूसर का काम करता है, मतलब नींद लाने का काम करता है। अब आप जागते कैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन स्टेम के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, आपको कह सकते हो ना, आपका जो भी कॉन्शियस लेवल था उसको वापस लाना। ठीक है, ये इसका काम है। तो इसमें दो काम है, आपका अवेकनेस या अराउजल, मतलब आपको जगाना, और या फिर किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना। लाइक आप नींद में भी कभी कभी अगर कोई आपको टच कर रहा है तो, या मच्छर ही काटते तो आप चट से लगाते हो ना, तो वो आपका रिस्पॉन्स है आपके नींद के। लाइक होता है ना कि आप नींद में ही उस चीज को फील कर पा रहे हो और देन आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो उस रिस्पॉन्डिंग का जो भी आपका प्रोसेस है वो आपका रास रेगुलेट करता है। एंड देन पहला उसका जो मेजर फंक्शन है आपका अवेकनेस का या फिर अराउजल का, मतलब आपको जगाना। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम के अंदर रास सिस्टम होता है आपका, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसका दो फंक्शन है, आपको जगाना या फिर जो भी स्टिमुलाई है उसको रिस्पॉन्ड करना। ये सारा जो भी चीज होता है लूप में चलता है, मतलब आपका सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस मेलाटोनिन रिलीज की, आपको नींद आई, एंड देन अगर जैसे ही अराउजल, लाइक जो भी टाइमिंग है, अगर सर्काडियन रिदम फिक्स है कि आपको 6 बजे आपका सर्काडियन रिदम चल रहा है, आपका बायोलॉजिकल जो भी रिदम है वो 6 बजे का है, तो रास सिस्टम ब्रेन स्टेम में एक्टिवेट हो जाता है और फिर वहां पे आपका अराउजल शुरू होता है। लेकिन अगर लाइक आपका इन बिटवीन आपके जब सो रहे हो उसके बीच में कुछ होता है, कोई स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो वहां पे भी इसका काम होता है रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है, ये सारा कुछ होता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू। ये हो गई आपकी स्लीप की फिजियोलॉजी। अब स्लीप के दौरान कुछ फिजियोलॉजिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस होते होंगे ऑफ कोर्स, लाइक आपके बॉडी के बॉडी के फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस आते हैं, जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग स्लीप, पहले इसमें आप दो चीज समझिए कि स्लीप जो होती है आपकी दो उसमें होती है, टाइप्स में होती है। पहला है NREM एंड दूसरा है REM। ये होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड ये होता है रैपिड आई मूवमेंट। इसके बारे में अभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी फंक्शनिंग समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि दो टाइप्स की आपकी जो भी स्लीपिंग टाइप होती है वो दो होती है। ठीक है, तो इसमें आपके जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, जो आपके बॉडी के फंक्शनिंग है, वो इन दोनों टाइप में अलग अलग वर्क करती है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास है ब्रेन एक्टिविटी। तो जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में डिक्रीज होना शुरू होती है एंड रैपिड आई मूवमेंट में इंक्रीज होती है। आप कैसे समझेंगे, जैसे आप सोना शुरू करते हो तो आपका जो भी माइंड का जो भी एक्टिविटी चल रही थी, जो भी थॉट्स चल रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। आप लाइक कुछ सोच रहे होते हो या फिर जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये होता है आपके नॉन रैपिड आई मूवमेंट में। लेकिन जब आप नींद में होते हैं, आपको सपने मीन्स लाइक होता है ना, सपने आ रहे हैं, आप ड्रीम्स देख रहे हो, तो वहां पे आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो चुकी है, वो होता है आपके रैपिड आई मूवमेंट में। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेज होता है नींद का, ये दूसरा स्टेज होता है। तो पहले स्टेज में आपकी ब्रेन एक्टिविटी स्लो होती, ताकि आपका जो भी नींद का पैटर्न है, जो भी आप इंड्यूसिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जो नींद आ रही है वो अच्छे से आ जाए। और फिर जब आपकी ब्रेन एक्टिविटी REM में इंक्रीज होती है, तब आपका जो भी लाइक होता है ना, आपका ड्रीम्स वगैरह ये सब आप देखना शुरू करते हो, क्योंकि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी सी ऊपर होती है NREM से। देन नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस जहां आते हैं हार्ट रेट में। हार्ट रेट में आपको जब नींद शुरू होती है, लाइक आपकी जब नींद इंड्यूस होती है, तो हार्ट रेट धीरे धीरे लो होने लगता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। ज्यादा नहीं गिरता है, कुछ आपके जैसे नॉर्मल जो भी हार्ट रेट है उससे कुछ परसेंटेज का डिक्रीज आता है। ठीक है, एंड देन जब आप बहुत गहरी नींद में आ जाते हो तो वो वापस से इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, सेम एज BP, ब्लड प्रेशर पे भी यही होता है कि धीरे धीरे वो रिलैक्सिंग फेज पे आता है। थोड़ा सा आपका 4 to 5% आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे से नीचे जाता है धीरे धीरे, एंड देन आपका फिर अगेन जैसे ही आप स्लीप में अच्छे से आप इन्वॉल्व हो जाते हो, देन आपकी BP वापस से नॉर्मलाइज होना शुरू होती है, 2 to 3% वो इंक्रीज भी करती है। देन सेम एज रेस्पिरेशन, जैसे आप होता है ना कि आप जब सोना शुरू करते हो तो आपकी रेस्पिरेशन भी बहुत स्लो होने लगती है ना, आप स्लो डाउन रिलैक्स करने लगते हो। एंड देन जब आप प्रॉपर नींद में हो जाते, नींद में आपका नींद आ जाता है, बहुत गहरी नींद में आप होते हो, तो वो धीरे धीरे रेस्टोर करती है और इंक्रीज करती है।
देन मसल टेंशन मतलब जो भी मसल टेंशन था, बॉडी एकदम रिलैक्स होती है ना, हर चीज आपका हर एक स्ट्रक्चर रिलैक्स होता है, तो मसल टेंशन भी आपकी धीरे धीरे रिलैक्स होती है, एंड देन स्लीप में वो इंक्रीज करना शुरू करती है। जब आप गहरी नींद में होते हो तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है, अपने लेवल पे वापस आती है। बॉडी टेम्परेचर में एक चेंजेस आते हैं कि बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा सा डिक्रीज करता है। जब आप रिलैक्स होते हो तो बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा सा डिक्रीज करता है, लेकिन REM में मतलब रैपिड आई मूवमेंट, जब आप गहरी नींद में हो वहां पे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है। आपका बॉडी टेम्परेचर तब डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। मतलब अगर आप बहुत ठंडी जगह सो रहे हो तो वो उतने पे मेंटेन हो जाएगा, अगर आप बहुत गर्म जगह लाइक आप गर्म एनवायरनमेंट में सो रहे हो तो वो उतने पे फिर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो REM में आपके बॉडी टेम्परेचर में कोई रोल या फिर आप कह सकते हो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा नीचे होता है, बट आफ्टर दैट इट इज सेम जैसा आपका एनवायरनमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्लीप। मतलब आप कह सकते हो कि स्लीप जैसे हमने बात करी दो टाइप में होती है, आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट पर, तो उसमें स्टेजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्लीप जैसे हमने बात करी दो टाइप की होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब जो आई मूवमेंट होते हैं वो इतने रैपिड नहीं होते हैं, एंड दूसरे वाले में आपका रैपिड आई मूवमेंट मतलब उसमें आई मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दूसरा जो टर्म है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो होता है पॉलीसोम्नोग्राफी। ये एक्चुअली एक डायग्नोस्टिक या कह सकते हो स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक मेथड है जिसमें हम जो भी नींद आप जैसे लाइक होता है ना कि मेजर करते हैं इंसान को नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, या उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, तो हम इस डायग्नोस्टिक मेथड के द्वारा ये चीज हम देखते हैं। पॉलीसोम्नोग्राफी ये एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग ऑफ स्लीप प्रोसेस है। मतलब एक कह सकते हो आप इलेक्ट्रिकल जैसे उसमें होता है ना कि न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं, सारी चीजें, तो हम उन सारी चीजों को उनके वेवलेंथ को उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। इसमें ये 3 पैरामीटर्स पर मेजर होती है। पहला इसमें आपकी देखी जाती है ब्रेन की एक्टिविटी, दूसरा आपके आई का मूवमेंट, एंड तीसरा आपके मसल टोन को। इन तीनों के बेसिस पे आपकी नींद के स्टेजेस, आपकी नींद का जो भी इंटेंसिटी है, ये सारी चीजें मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्नोस्टिक है जो आपको पता होना चाहिए, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्टेजेस ऑफ स्लीप। जैसे हमने बात करी दो टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप में जो आपका NREM है मींस नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसमें आपके 4 स्टेजेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, REM में कोई स्टेजेस नहीं है, नॉन REM में 4 स्टेजेस में आपका नींद होता है। मतलब जो नींद शुरू होती है तो उसमें 4 स्टेजेस के थ्रू वो गुजरती है। ठीक है, देन वो शिफ्ट होती है REM पर। तो उन स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेज है हमारे पास वो है N1 स्लीप। N1 स्लीप मतलब आपका स्टेज 1। ठीक है, N1 स्लीप में जो आपका देखने को मिलता मतलब इसका जो दूसरा नाम है, आप कह सकते हो टर्म, किस टर्म पे हम इसको जानते हैं N1 स्लीप को, वो होता है ट्रांजिशनल स्लीप कह सकते हो, या फिर इसको आप लाइट स्लीप भी कहते हो। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल स्लीप या फिर लाइट स्लीप। ठीक है, ये फ्यू मिनट्स की होती है, मतलब आपके कह सकते हो 5 से 6 मिनट, ठीक है, 7 से 8 मिनट, ऐसे फ्यू मिनट्स की ये स्लीप होती है, ये स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में आपको इतने ही मिनट का लाइक होता है ना, इतना ही आपका जो सोने का होगा ना टाइम पीरियड, वो इतना ही होता है। 7 से 8 मिनट में जो नींद आपको आती है वो होती है आपकी N1 स्लीप। अब इसमें क्या क्या होता है, आपके बॉडी मूवमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो जब जैसी नींद इंड्यूस होती है ना तो आपकी बॉडी मूवमेंट भी रुक जाती है, आपकी ब्रीदिंग शैलो होने लगती है, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट होने लगती है, हल्की होने लगती है। ठीक है, देन सेंसरी स्टिमुलाई लेकिन आपके एक्टिव रहते हैं। जैसे आपने देखो ना, अच्छा अभी धीरे धीरे से नींद लगी, लेकिन अगर कुछ आपको स्टिमुलाई मिला तो आप उसको रिएक्ट करोगे, तो वही है कि इस स्टेज में आपकी जो सेंसरी स्टिमुलाई है वो एक्टिव रहती है। देन नेक्स्ट इज आपको इजिली अवेक हो सकते हो। आप मींस इजिली अवेकन मतलब आप इजिली बहुत आसानी से आप हल्की सी नॉइज से आप उठ सकते हो, हल्का सा कोई स्टिमुलस होगा उससे आप उठ सकते हो। मतलब 7 से 8 मिनट में इतनी गहरी नींद नहीं होती है। ठीक है, रोलिंग ऑफ आई हमें देखने को मिलता है, मतलब आंखों का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जो स्टेज आता है वो होता है N2। जैसे ही N1 से आप क्रॉस करते हो 7 से 8 मिनट के बाद, ठीक है, जो आपको अब नींद आने शुरू होती है ना, तो वो जो स्टेज होता है, उस जो टाइम पीरियड का नींद होता है वो होता है N2 स्लीप, जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं। और इसको हम ऑल्सो नोन एज मतलब किन नामों से जानते हैं, सिग्मा स्लीप, इंटरमीडिएट स्लीप या फिर स्पिंडल स्लीप।
ठीक है, इनका अलग अलग मीनिंग है। स्पिंडल स्लीप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी है वो धीरे धीरे आपको मिलते हैं ना, लो फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ में, इन सारे जो आपका वेवलेंथ हम देख रहे थे, लाइक इसमें ब्रेन एक्टिविटी हम देख रहे हैं, तो वो सब लो हो जाती है। आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, आपका वेवलेंथ, ये सारी चीजें, इंटेंसिटी जो होती है वो एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट सिग्मा या फिर स्पिंडल स्लीप कहते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, वैसे ये लास्ट करती है आपके 10 से 20 मिनट, मतलब 10 से 20 मिनट तक का जो भी आफ्टर N1 जो फेज होता है वो स्टेज 2 होता है। ठीक है, इसमें आपका रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है रैपिडली, मतलब आप मतलब ना 7 बजे से आपको नींद आई, अब बॉडी रिलैक्स होना शुरू हुई, नींद तो आ गई लेकिन अब बॉडी रिलैक्स होना अब शुरू होगी N2 स्टेज पर। ठीक है, देन बॉडी फंक्शन जो होंगे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, लाइक आपकी ब्रीदिंग थी वो धीरे धीरे मीन्स और गहरी होती जाएगी। ठीक है, हल्की होती जाएगी। ठीक है, आपका जो हार्ट रेट जो भी था, ब्लड प्रेशर था, वो मैंने बताया था ना, जैसे हमने फिजियोलॉजिक प्रोसेस देखा था, तो उसमें चीजें डिक्रीज हो रही थी, वो यहीं पे शुरू हो जाएंगी कि वो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो रहा है, आपका हार्ट रेट स्लो हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर स्लो हो रहा है, आपकी रेस्पिरेशन धीरे धीरे गहरी हो रही है, ये सारी चीजें इसमें स्टार्ट होगी। लेकिन इसमें भी अराउजल बहुत इजी है, मतलब 10 से 20 मिनट की नींद में भी आपको अगर हल्का सा भी स्टिमुलस मिलता है, आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, तो आप उठ जाओगे, इजिली उठ जाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है आपकी N3 स्लीप। N3 स्लीप में आपके स्टेज 3 एंड स्टेज 4 दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेज 4 में लाइक जैसे हमने स्टेज 4 की बात करी थी, तो N3 में ही आपके 3 एंड 4 इन्वॉल्व हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, आप इस चीज को जैसे ही N2 को 10 से 20 मिनट लाइक होता है ना, गहरी नींद के जो होता है आपका नींद का प्रोसेस है, उसके बाद जो गहरी नींद आती है वो होती है आपकी N3 स्लीप। N3 स्लीप में हमें क्या देखने को मिलता है, आपका रेस्टोरेशन फंक्शन शुरू हो जाता है। रेस्टोरेशन फंक्शन मतलब जैसे हमने बात की थी, जब बॉडी एकदम रिलैक्स फेज पे होती है, जब अच्छी नींद एक होती है ना, अच्छे फेज पर नींद होती है, तो बॉडी रेस्टोर करना शुरू कर देती है, खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है सेलुलर लेवल पर एंड टिश्यू लेवल पर। ठीक है, तो वहां पे आपका एक रेस्टोरेशन फंक्शन शुरू होता है, ये बहुत डीप स्लीप होती है। ठीक है, अच्छा, इसको ऑल्सो नोन एज, इसका अलग अलग जो टर्म है वो हम बता देना, डीप स्लीप कहते हैं, स्लो स्लीप कहते हैं, एंड डेल्टा स्लीप भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेस्टोरेशन फंक्शन शुरू हो रहा है N3 पर। यहाँ पे आपका रेस्टोरेशन फंक्शन तेज हो रहा है, मीन्स स्टार्ट हो गया, वो प्रॉपरली रिपेयरमेंट स्टार्ट हो रही है, तो ऑक्सीजन जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी इंक्रीज करता है, इसीलिए आपकी मसल्स जो भी होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी प्रॉपरली। ठीक है, आपका बॉडी मूवमेंट पहले से भी नहीं हो रहा था, और जब मसल टेंशन थी वो सारी चीजें अब आप मीन्स होता है ना, फुल्ली रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। देन नेक्स्ट इज, ये लास्ट करती है आपकी 15 से 30 मिनट, मतलब एक होता है ना 15 से 30 मिनट तक में जो आपकी नींद है वो N3 तक पहुंच चुकी है। देन अराउजल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब किसी को जगाना इतनी नींद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन आपका जो वाइटल साइन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जैसे बॉडी फंक्शन डिक्रीज हो रही है, तो अब आपके वाइटल्स भी, लाइक आपके रेस्पिरेशन, बहुत ब्रीदिंग, जैसे आपकी नॉर्मली आपके ब्रीदिंग चल रही है 16, तो अब वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, 14 तक जाएगी, 12 तक जाएगी, ऐसे। ठीक है, वहां पे डिक्रीज करेगी, आपका हार्ट रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपका पल्स रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो मतलब आपके वाइटल्स जो होंगे वो थोड़े थोड़े गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपका जो एकदम बहुत अच्छा जो होता है ना, गहरी नींद जिसे आप कहते हो, जो बहुत गहरी नींद में था, मुझे तो आवाज ही नहीं सुनाई दी, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो वो गहरी नींद जो होती है वो आपकी होती है REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, REM मीन्स आपकी जो आई मूवमेंट होती है वो रैपिडली मूव करती है। वो क्यों करती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले। तो REM आपकी आती है 30 मिनट ऑफ स्लीप के बाद, मतलब एक होता है ना कि अभी शुरू हुई थी, हाँ अब आ रही है नींद, अभी शुरू हुई थी, ठीक है, अब हम सो रहे हैं, ठीक है, देन आपका होता है गहराई में जा रहे हैं, अब आप गहरी नींद में पहुंच चुके हो, REM आपकी वो नींद होती है। तो REM को और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज R स्लीप, पैराडॉक्सिकल स्लीप, या फिर एक्टिव स्लीप कहते हैं इसको। ठीक है, अब इस नींद में लाइक ऐसा होता है, इस स्टेज ऑफ स्लीप में क्या होता है कि आपकी जो आई मूवमेंट है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करती है। यहाँ पे आपकी जो आई मूवमेंट थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी ना, सारी चीजें कम हो गई थी, एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पर आपकी आई मूवमेंट स्टार्ट होती है, मीन्स रैपिड आई मूवमेंट हमें देखने को मिलता है।
यहाँ पे जो आपकी मसल टोन थी वो भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। मसल टोन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी मीन्स आपके हो सकता है जो सेंसरी स्टिमुलाई थे, जो आपके टैक्टाइल स्टिमुलाई थे, वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना कि एग्जाम्पल तौर पे पहले जब इंसान लाइक नींद स्टार्ट होती है तो उसको पता चल रहा है कि मच्छर काट रहा है, फिर जब वो गहरी नींद चला जाता है कुछ भी काट रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपर गहरी नींद में सो रहा है, तो ये होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका मसल टोन जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिव स्लीप इसलिए कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो आई मूवमेंट आपकी इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज करता है, ड्रीमिंग अकर्स। ठीक है, आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी हमने बात करी थी ना पहले, वो डिक्रीज करता है, फिर आरईएम भी इंक्रीज करता है। डिक्रीज तब करता है जब उसको लाइक जो स्लीप इंड्यूस कर रही थी ना, आपकी स्लीप स्टार्ट हो रही थी, अब ब्रेन एक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि ड्रीमिंग अकर्स, आपकी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपकी आई मूवमेंट भी इसीलिए इंक्रीज करती है। ये लास्ट करती है अप टू 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स ऑफ स्लीप के बाद मींस आपके फेज में ये आपका स्टार्ट होता है। इसमें एक चीज और है कि जैसे जैसे आप सोते जाओगे, लाइक होता है ना कि आप सिर्फ 90 मिनट ही तो नहीं सोता ना इंसान, 6 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे ऐसे सोता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो फैक्टर है। फैक्टर ये है कि हर 20 मिनट के इंटरवल पर ये और गहरी होती जाती है। इस स्टेज की नींद हर 20 मिनट के इंटरवल पर और थोड़ी सी गहरी होगी, थोड़ी सी और गहरी होगी, ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी ड्रीमिंग जो होगी या आई मूवमेंट होगा वो थोड़ी थोड़ी और इंक्रीज करेगी, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है एट इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स। ठीक, देन इसमें हमें फंक्शंस क्या देखने को मिलते हैं, आपके जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है वो इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि नींद में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज करता है, वो इसीलिए क्योंकि आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फिर तेज होता है। देन आपके वाइटल्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। यहाँ पर फ्लक्चुएट मतलब जैसे यहाँ पे स्लो डाउन हुए थे तो कुछ होते हैं जो इंक्रीज करना शुरू करते हैं, जैसे हमने फिजियोलॉजिक में बात करी थी, तो इंक्रीज करना शुरू होते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर बिल्कुल मतलब क्या होता है, वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं आता है, तो वहां पे आपके वाइटल्स फ्लक्चुएट करेंगे। ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसे हमने पहले ही बात करी थी, ड्रीमिंग अकर्स है, आपका आई मूवमेंट है। बट यहाँ पे जो मेन चीज है वो आपका डिफिकल्ट टू अराउज, मतलब इंसान को उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइक आप कह सकते हैं इंसान खुद से नहीं उठ सकता, उसको प्रॉपरली एक स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल अराउजल की जरूरत पड़ती है, तब वो उठता है। या फिर जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका क्या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो आपका वेकनेस अवेयरनेस का काम करता है, आपका रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी, तो वो जब एक्टिवेट होता है, जो आपके सर्काडियन रिदम पर डिपेंड करता है, आपके स्लीप वेक साइकिल पर डिपेंड करता है, तब वो चीजें रिवर्स होती है, मीन्स आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू रिवर्स होती है, वो लूप में चलती है ना, तो वो रिवर्स होती है, तब इंसान उठता है। तो वो भी एक स्टिमुलस ही है जो आपका ब्रेन आपको देता है, तब आप इस चीज से बाहर आते हो। ठीक है, तो ये होता है। तो पहले क्या होता है कि आपका N1 स्लीप होता है, देन N2 स्लीप होता है, देन N3 के बाद जो सबसे अच्छी और गहरी नींद होती REM। ठीक है, और इसके बाद आपका RAS सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल कि आपको जगाए या फिर कह सकते हो आपका अवेकनेस इंश्योर करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी स्टेज ऑफ स्लीप में। ओके, नाउ हम बात करेंगे आपके स्लीपिंग पैटर्न में कोई डिसऑर्डर है, लाइक आप कह सकते हो ना स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, कि लोग आप देखे होंगे कि नींद में ऐसा करते हैं या ऐसा होता है, कोई कंडीशन होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो कॉमनली डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलता है। पहला है इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया आप जानते हो ना कि नॉर्मली लोगों को नींद नहीं आती या फिर उनके जो स्लीपिंग पैटर्न उसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो इंसोम्निया क्या है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम फॉलिंग या स्टेइंग asleep, मतलब सोने में दिक्कत है, वो लगातार एक टाइम पीरियड तक नहीं सो सकते, वो बीच बीच में उठ जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वो सोएंगे ही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब सोने से डरते हैं, दैट इज इंसोम्निया। देन हाइपरसोम्निया मतलब एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, जितनी रिक्वायर है उससे कहीं ज्यादा सो रहे हैं वो, दैट इज हाइपर आपका सोम्निया। देन आपका आता है नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी में क्या होता है, क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर है ये, जिसमें आपका हो सकता है ना कि जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो सो के उठे हैं, अच्छा खासा सो के उठे हैं लंबे समय तक, फिर भी वो बैठ के कहीं भी अगर बैठ गए हैं या फिर अब कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी उनको कह सकते हो आप डोज कर रहे हैं, मीन्स उनको नींद भरी पड़ी आंखों में, वो होती है नेक्रोलेप्सी। मतलब वो हर समय सो रहे हैं, वो चाहे बैठे हो, खाना खा रहे हो, दैट इज नेक्रोलेप्सी। ये एक कंडीशन है। ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है। देन आपका आता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है, ये आपका अकर होता है जब आपका कोई रिस्पायरेटरी कंडीशन है, जैसे आप अस्थमा है,
आपको अदर कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन, सीओपीडी है, बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं जिसमें ड्यूरिंग स्लीप आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ऊपर नीचे, जैसे हमने बात करी कि वो एक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, ठीक है, आरईएम और नॉन आरईएम में। तो उसमें क्या होता है कि वो रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से वो वहां पे उनकी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। दैट इज स्लीप एपनिया, मतलब अकर्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी कंडीशन इन विच डिस्टर्बेंस अकर्स इन स्लीप, ठीक है, ये होता है आपका। देन आपका आता है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया होता है कि अनयूजुअल बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग स्लीप। अगर कोई लाइक आपके पास पेशेंट आ रहा है जो सो रहा है और फिर नींद में ही कुछ अनयूजुअल लाइक होता है, कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कोई मूवमेंट शो करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं पैरासोमनिया, मतलब उनका कुछ ना कुछ इमोशनल ये बिहेवियर होता है। इसको आप इमोशनल बिहेवियर में कैलकुलेट करते हैं। इमोशनल बिहेवियर वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग स्लीप, दैट इज पैरासोमनिया, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर ड्यूरिंग दी स्लीप स्टेजेस, ठीक है। देन आपका आता है नक्टूरल एनिरियोसिस। नक्टूरल एनिरियोसिस आप जानते हैं, बेड वेटिंग, ये कॉमनली हमें बच्चों में देखने को मिलता है कि बच्चे नींद में रात में बिस्तर गीला करते हैं, तो दैट इज, ये हमें डिसऑर्डर मेनली बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट बेड वेटिंग होता है, ये आपका जो भी ब्लैडर कंट्रोल का फंक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है या इम्पेयरमेंट होती है, इसकी वजह से वो रात में एक इनवॉलेंट्री एक्शन के थ्रू बेड वेटिंग करते हैं। देन आपका स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग सभी जानते हैं, जो नींद में चलने की बीमारी थी वो इसलिए होती है कि आपका जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिव स्टेज पे चला जाता है, तो वो बॉडी उस चीज को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है कि उसको लाइक कॉन्शियसनेस उसका डिस्टर्ब हो जाता है कि वो नींद में है या फिर वो कॉन्शियसनेस में है, उसको वो कह सकते हो आप कि समझ नहीं पाती है, ठीक है, तो उसमें इंसान उठ के चलने लगता है। देन नेक्स्ट इज आपका पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट। जैसे आपने सुना होगा रात में भाई हाथ पैर चलाते हैं तो ऐसा होता है ना, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे। तो पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, मेनली आपके लेग्स के देखने के मिलते हैं कि लोग नींद में ही हाथ पैर मड़ियां चला रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, तो ये आपके हो गए स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ लास्ट जो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वो है आपके कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, या आप कह सकते हो किन फैक्टर्स को आप अगर इम्प्रूव करोगे तो आपकी नींद भी इम्प्रूव होगी, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर अनकंफर्टनेस क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका डाइटरी हैबिट। अगर आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी होगी, आप अच्छा खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो फंक्शनिंग अच्छी होगी, फंक्शनिंग अच्छी होगी तो नींद भी अच्छी आएगी। तो इसीलिए डाइटरी हैबिट आपका फैक्टर कह सकते हो, आपका या तो डिस्टरबेंस फैक्टर बन जाएगा अगर आपकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं है, और अगर अच्छी है तो वो आपका एक नींद स्लीप इंड्यूसिंग फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल इंटेक। सेम अल्कोहल इंटेक, अगर अल्कोहल इंटेक वगैरह है, स्मोकिंग इंटेक है, जैसे आपका है कैफीन इंटेक है, हाई कैफीन इंटेक की वजह से नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि रास सिस्टम जो आपका है, ठीक है, हमने जैसे बात करी थी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये बहुत ज्यादा कह सकते हो आप वो हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से अवेकनेस ज्यादा हो जाती है, तो आपको नींद नहीं आती है। तो इन तीनों चीजों में यही है कि आपको अगर कैफीन इंटेक ज्यादा है, अल्कोहल इंटेक ज्यादा है, स्मोकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है, और अगर कैफीन इंटेक ज्यादा है तो उसको प्लीज लोअर करिए, ताकि आपका जो भी नींद का पैटर्न है, जो भी स्लीपिंग पैटर्न है, वो इम्प्रूव हो। देन नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं, लाइक आपका टेम्परेचर, जैसे लाइक आप जहाँ आप सो रहे हो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेंटिलेशन, वहाँ का नॉइज नहीं होनी चाहिए, ऑफकोर्स क्वाइट प्लेस, काम प्लेस में ही नींद आती है अच्छी, ठीक है। वहाँ की ह्यूमिडिटी, आपका जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, उन सारी चीजों को आप इंक्लूड करेंगे तो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर में आएगा। आपका लाइटनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर में, अगर ये चीजें अप्रोप्रिएट है, लाइक अगर लाइटनिंग अच्छी है, आपने डिम कर रखी है, तो आपको नींद अच्छी आएगी। आपका कोई नॉइज प्रेजेंट नहीं है, काम एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी सही है, टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, आपका वेंटिलेशन अच्छा है कमरे का, ठीक है, आपको ऑक्सीजन का कोई वो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करता है या फिर इंप्रूव करता है नींद को। देन नेक्स्ट इज मेडिकेशन। अगर किसी भी टाइप की मेडिकेशन चल रही है तो उसकी वजह से भी
आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो या तो डिस्टर्ब होगा या फिर इम्प्रूव होगा। जैसे डिप्रेशन एंजाइटी में ज्यादातर आपकी स्लीपिंग का ही मेडिकेशन चलता है, ठीक है। वेयर एज जो अदर कंडीशन लाइक आपके जैसे आपके डायूरेटिक्स अगर मेडिकेशन चल रहे हैं तो उसमें आपको आपका यूरिनरी जो भी होगा यूरिनरी रिटेंशन अगर है तो उसमें डायूरेटिक्स वगैरह चला रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें आपका होगा ना कि आपका नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा क्योंकि आपको उठना पड़ेगा बार बार, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, तो मेडिकेशन भी कहीं ना कहीं रोल है उसका नींद को अफेक्ट करने में। देन नेक्स्ट है डिजीज कंडीशन। ऑफ कोर्स डिजीज कंडीशन लाइक आपको कोई रेस्पिरेटरी, हमने बात की रेस्पिरेटरी इलनेस है, ठीक है, आपको एज्मा है या फिर सीओपीडी है, व्हाटएवर जो भी डिजीज कंडीशन है वो भी अफेक्ट करती है। पेन हो सकता है, ठीक है, अगर नॉर्मली चोट भी लगी है तो पेन, फ्रैक्चर है, पेन, तो वो आपका नींद पैटर्न डिस्टर्ब करता है। देन नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड हैबिट। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी एक फैक्टर है जिसमें लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोगों का लाइफस्टाइल ही सेट नहीं, उनका बायोलॉजिकल रिदम ही उल्टा पुल्टा हो रखा होता है कि लोग सो रहे हैं 3 बजे, उठ रहे हैं 12 बजे, ऐसा हो रहा है ना, जो कि जबकि जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल रिदम है वो आपका है कि दिन ढलने के बाद इंसान को सो जाना चाहिए, ठीक है, एंड देन जैसे ही दिन निकलता है तो आपको उठ जाना चाहिए, ये नेचुरल है। बट आज की डे टू डे लाइफस्टाइल में आप जितने भी वर्किंग एरिया है उन सब में आपका कहीं ना कहीं जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वर्क को लेके वो हैं, ठीक है, उनका स्लीपिंग पैटर्न पहले 10 बजे के पहले या फिर 12 बजे के पहले हो ही नहीं सकता, वो लाइफस्टाइल में है। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो स्क्रीन को नहीं देख रहा है, ठीक है, कोई टीवी देख के सो रहा है, कोई फोन देख के सो रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आती है लाइफस्टाइल एंड हैबिट में जो इम्पैक्ट करती हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न को। तो अगर आप इसको इम्प्रूव करते हैं तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी इम्प्रूव होगी। देन आपके फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, जैसे आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, दिन भर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपका स्लीपिंग पैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा ना। लाइक होता है ना, जितनी ज्यादा थकान उतनी अच्छी नींद, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी वैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कोई एक्टिविटी इतनी नहीं है, आप आप हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि आपको बैठ के करना पड़ रहा है दिन भर, तो आप कुछ ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करिए, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट 30 मिनट्स की आप एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करिए ताकि बॉडी का जो भी एक्टिव लेवल है ना वो इंक्रीज रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो आज के लाइफस्टाइल आपके डेट में आज की बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों के पास। स्ट्रेस एंजाइटी तो कॉमनली हर इंसान के पास, आप किसी से पूछो बहुत बहुत स्ट्रेस है भैया। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हो अपने कंट्रोल में है हमारे, जिनको हम प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इन फैक्टर्स को अगर आप प्रॉपरली क्या कह सकते हो, आप देखते हो, इनके मेजर्स को देखते हो, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड स्लीप। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।